Bismillahirrahmanirrahim. So now we are in our second stage of requirements engineering. Uh, requirements elicitation फर्स्ट स्टेज थी, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया. इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हमने क्या किया मैं ब्रीफली बता देता हूँ. उसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली डिस्कवर किया, जो हमारा प्रॉब्लम डोमेन है, जहाँ पे हमने सिस्टम जिसके लिए जिस पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेशन डेवलप करनी है, वहाँ से उसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करती हुए इंटरव्यूइंग और स्टोरीज एंड सिनेरियोज, और इस तरह इथनोग्राफी जिसमें इमर्स हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर कुछ टाइम के लिए. तो इन चीज़ों से हमने डिस्कवर किया कि क्या क्या वहाँ पर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टम ने किस तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सिस्टम के बारे में क्या वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से वो बिहेव करें. फिर उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हमने ऑर्गेनाइज किया, क्लासिफाई किया, उसको उनके ग्रुप्स बनाए. फिर उसमें हमने जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह उनको रिजॉल्व किया नेगोशिएशन के ज़रिए. स्टेक होल्डर्स को ने आपस में बैठ के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव किया, और फिर हमारे पास उसके रिज़ल्ट के तौर पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनकी फिर हमने प्रायोरिटी भी डिफाइन कर ली कि कौन सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, और फिर उनको हमने एक लिस्ट में ले आए, एक डॉक्यूमेंट में उनको हमने एनलिस्ट कर दिया. अब उसको नेक्स्ट स्टेज में उन रिक्वायरमेंट्स को फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ जाए. तो उसको नाम दिया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का नाम दिया. सो दिस इज प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. यूजर रिक्वायरमेंट ज़रा समराइज फॉर्म में होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट उसकी ज़रा डिटेल वर्जन होता है, उसमें ज़्यादा जो है वो सिस्टम की एंटिटीज़ और उसकी फंक्शनैलिटी को डिटेल में इम्प्लीमेंट, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय एंड यूज़र्स एंड कस्टमर्स, यानी जिनका ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता तो उनके लिए यूज़र रिक्वायरमेंट्स नेचुरल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया जाता है और समराइज फॉर्म में, और सिस्टम रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में उसी को एक्सपेंड कर दिया जाता है. तो इनको रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के अंदर दोनों टाइप्स ऑफ यूज़र हो या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो, उस डॉक्यूमेंट में उसकी समरी भी होगी ताकि यूज़र्स भी उसको समझ सकें, उसका डिटेल वर्जन भी होगा ताकि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी जो ज़्यादा टेक्निकल जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है वो भी उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकें. अच्छा, तो इसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट करने का मकसद क्या है कि जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा सिस्टम डेवलपर्स का, तो वो रिक्वायरमेंट्स उसका पार्ट हो सकती हैं कि उसमें फिर उसके ऊपर एग्रीमेंट होगा कि ये चीज़ें डेवलप करनी है. तो फिर जो डेवलपमेंट टीम है वो उस उनके लिए वो सारा फिर एक कह लें कि एक चेक हो जाएगा कि वो उसको उन सब को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट तरीक़ों से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, यानी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, चॉइसेस क्या हैं. तो यहाँ पे उनके जो हमारे पास अवेलेबल मेथड्स हैं, वेज हैं, जिन तरीक़ों से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है. और उसमें हमारे पास है नेचुरल लैंग्वेज के
सिंपल नेचुरल लैंग्वेज के सेंटेंसेस में हम उन रिक्वायरमेंट्स को राइट डाउन करते जाएं। जैसे हमने लास्ट स्टेप में एलिसिटेशन में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बन गई, तो उनको हम एक रिक्वायरमेंट को एक सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कर लें। तो ये सबसे सिंपल तरीका यही है। या हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि उसको ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड किया जाए, स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज। तो उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म या टेम्पलेट में उनको नेचुरल लैंग्वेज में ही लिखा जाए, लेकिन उसको फील्ड्स डिफाइन कर ली जाए और हर फील्ड के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट का एक एस्पेक्ट हो, तो ज़रा उसको स्ट्रक्चर कर दिया जाए। तो इसकी आगे हम एग्जांपल देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तीसरा जो हमारे पास तरीका है डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो ये एक ऑपरेशनल मॉडल के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हमारा एल्गोरिथम होता है या जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस तरह से एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ करके। लेकिन इस किस्म के मेथड्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, तो इसको कम यूज़ किया जाता है। ग्राफिकल नोटेशंस यूज़ की जा सकती हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडलिंग के लिए एक टेम्पलेट यूज़ किए जाते हैं, उसकी डायग्राम्स हैं। तो उसमें यूज़ केस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्राम है और सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, जिनके अंदर हम सिंपल ग्राफिकल नोटेशन से जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम की, उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि यूज़र्स और उनके अंदर जो इंटरेक्शंस हैं, जितने इंटरेक्शंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो हमें समझ में आते हैं, तो उनको हम यूज़ केस डायग्राम में प्रेजेंट कर लें या कोई और ग्राफिकल मॉडल यूज़ कर लें। तो ये भी एक तरीका है। और मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस भी यूज़ की जा सकती हैं कुछ, यानी मैथमेटिकल जिसमें सेट नोटेशंस भी हैं, ग्राफ थ्योरी की डिस्क्रिप्शन है, या एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें स्टेट्स और उनके अंदर ट्रांजिशंस और इस तरह से डायग्राम्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसको प्रेजेंट करना रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में ये भी पुट अप किया जा सकता है। लेकिन अगेन क्योंकि हमारे पास सारे कस्टमर्स इतना उनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता सारे स्टेक होल्डर्स का, तो इसलिए वो फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग इसमें लिमिटेड हो सकती है। इसलिए इस वजह से ये भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट शुड स्टेट व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी उसने करना क्या है, और डिज़ाइन का मकसद ये होता है कि हाउ इट डज दिस, कि वो किस तरीके से वो जो अपनी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट की जाती है। तो प्रॉपरली स्टेटिंग द रिक्वायरमेंट्स, ये फर्स्ट स्टेप होता है डिज़ाइन की तरफ जाने में। तो डिज़ाइन एलिमेंट्स उसमें रिक्वायरमेंट जितना ज़्यादा अच्छी तरह से हमारा एक्सप्लिसिट होंगी और डिटेल्ड होंगी, तो उतना ही डिज़ाइन को फैसिलिटेट करेंगी। तो ये क्लोजली रिलेटेड है रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम। अब नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो हमारा सबसे सिंपल तरीका है रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने का, उसमें यही है कि रिक्वायरमेंट्स आर रिटन एज नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंसेस। साथ सप्लीमेंट के तौर पे डायग्राम्स और टेबल्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा हमारे पास सब स्टेक होल्डर्स को समझना आसान है। यूनिवर्सल तरीका है कि जो हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसके अंदर उनको प्रेजेंट किया जाए।
तो दिस इज नेचुरल। उसके लिए लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उसमें यह है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, ये ना हो कि फ्री जो स्पीच है उसके तरीके से रिक्वायरमेंट्स को लिखा जाए जैसे जो है, बल्कि एक फॉर्मेट को और स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो किया जाए, यानी एक हर रिक्वायरमेंट को उसी फॉर्मेट के अंदर फिर स्टेट किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, और वही जो उसके लिए जो वर्डिंग जो एक रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया बाकियों में भी कोशिश की जाए कि वर्डिंग कंसिस्टेंट हो, सिमिलर हो। और जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक सजेशन या गाइडलाइंस में कि शेल उनके लिए यूज़ किया जाए कि सिस्टम शेल बी प्रोवाइडिंग दिस, तो ये चीज़ जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी। और जहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल चीज़ें हों जो इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती, ये मतलब, तो उसके लिए शुड का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, उसमें वो इतना मैंडेटरी नहीं होगा। इसी तरह जो उसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, की पार्ट्स हैं, उनको हाईलाइट किया जा सकता है, बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिसाइज किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है। दूसरा इसमें गाइडलाइंस में ये कि चूँकि हमारे पास स्टेक होल्डर्स में नॉन टेक्निकल लोग भी हैं, इसलिए जो कंप्यूटर जार्गन है, कंप्यूटर की वोकेबलरी है, या हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी है, उसको हम कम यूज़ करें, सिंपल वर्ड्स को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करें। और साथ साथ हर रिक्वायरमेंट के साथ अगर हम उसकी रीजनिंग भी दे दें, थोड़ा सा उसका रैशनल भी दे दें, एक्सप्लेनेशन दे दें कि इस रिक्वायरमेंट की क्यों ज़रूरत है, तो ये फिर उसके लिए समझना और उसका पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि हर एक को वो उसकी रैशनल समझ में आ जाए। तो नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस में फिर भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जो हमारी कॉमन स्पीच में भी ये चीज़ें क्लैरिटी इतनी बाज़ दफ़ा नहीं होती कि इंटेंशंस क्लियर नहीं होती, तो लैक ऑफ क्लैरिटी भी एक इसमें पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए यानी प्रिसीजन और एग्जैक्ट क्लैरिफाई करने के लिए हमें ज़्यादा टेक्निकली फिर वर्ड्स की तरफ जाना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा यानी इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनको डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में नेचुरल लैंग्वेज में उनको एक्सप्रेस किया जाता है, और डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा भी जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा एक्सप्रेस भी हो सकती हैं नेचुरल लैंग्वेज में। ये इसमें इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे हमने जो एक फर्स्ट चैप्टर में कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की केस स्टडीज़ देखी थी, जिसमें एक वेदर स्टेशन था, इंसुलिन पंप और मेंट केयर सिस्टम था। तो ये उसमें जो इंसुलिन पंप सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट्स का नेचुरल लैंग्वेज वर्जन में उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल दी हुई है। तो 3.2 में है कि सिस्टम शैल मेजर द ब्लड शुगर एंड डिलीवर इंसुलिन इफ़ रिक्वायर्ड एवरी 10 मिनट्स। उसकी वजह ये जो इटैलिक्स में उसकी जो है वो रैशनल बताई गई है कि क्यों चेंजेस इन ब्लड शुगर आर रिलेटिवली स्लो, सो मोर फ्रीक्वेंट मेजरमेंट इज अननेसेसरी, लेस फ्रीक्वेंट मेजरमेंट कुड लीड टू अननेसेसरी हाई शुगर लेवल्स। तो ये एक नेचुरल लैंग्वेज में उसकी डिस्क्रिप्शन है कि हर 10 मिनट्स के इंटरवल में सिस्टम ब्लड के अंदर शुगर को मेजर करेगा, और फिर अगर इंसुलिन की ज़रूरत हो तो वो डिलीवर करेगा। वजह उसकी ये है कि 10 मिनट से ज़्यादा अगर हम थोड़ा टाइम लें तो इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होती,
कि 10 मिनट से भी थोड़े टाइम में शुगर लेवल जो है वो चेंज हो जाए, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा हम लंबा टाइम दे दें, लेस फ्रीक्वेंट मेजरमेंट्स करें, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएं, जिसको हमें मॉनिटर ना कर पाए। 3.6 में system shall run a self-test routine every minute with the conditions to be tested and the associated action defined in table 1। तो ये इसके साथ accompanying कोई टेबल भी होगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि सेल्फ टेस्ट रूटीन कैन डिस्कवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स एंड अलर्ट द यूजर टू द फैक्ट द नॉर्मल ऑपरेशन में बी इम्पॉसिबल। तो ये सिस्टम को बार बार यानी उसको टेस्ट करना कि वो सही तरीके से चल रहा है, तो एवरी मिनट वो कुछ कंडीशंस को चेक करेगा कि उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स सिंपल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में स्पेसिफाई की गई हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल बन सकती। इस तरह हम भी अपने सिस्टम के लिए ऐसे जो जो रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कवर की हैं उनको इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड्स की चॉइस और फ्रीडम ज़्यादा होती है। स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन, इसमें भी उसको जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के तहत। तो उसमें हमारे पास फिर फ्रीडम ज़रा लिमिटेड हो जाती है और एक स्टैंडर्डाइज तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। तो बाद सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें एक स्ट्रक्चर तरीके से इन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना वो ज़्यादा एडवांटेज होता है उसका। तो आगे हम इस एग्जांपल भी देखेंगे, और उसमें एक तरीका यह है कि फॉर्म बेस्ड स्पेसिफिकेशन हो, कि रिक्वायरमेंट के बारे में हम एक फॉर्म्स हों, उसमें कुछ फील्ड्स एम्प्टी हों, उनको हम फिल इन करते जाएं, जिसमें जो है वो उसकी डेफिनेशन हो, कि इस फंक्शन की डेफिनेशन हम उसको एक नाम दे दें, इनपुट्स क्या हैं, उस हर फंक्शन के बारे में हम ये एक फॉर्म दे दें कि उसका इनपुट बताएं, और वो इनपुट जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, आउटपुट्स क्या होंगे रिक्वायरमेंट्स में, ये भी हो, और आउटपुट्स के साथ क्या होना है, और इस तरह इंफॉर्मेशन अबाउट नीडेड फॉर कंप्यूटेशन एंड अदर एंटिटीज़ यूज्ड, यानी उसमें क्या क्या दूसरी एंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अंदर एक्शन क्या होना है, उसके लिए कंडीशंस, प्री कंडीशंस क्या हैं, पोस्ट कंडीशंस क्या हैं, उस रिक्वायरमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होगी, ये उसमें फिर स्पेसिफाई इसी तरीके से कर दिया जाएगा इन फील्ड्स को फिल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वो जो इंसुलिन पंप की रिक्वायरमेंट, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर हम प्रेजेंट करें, तो उसमें हम उसका टाइटल या फंक्शन का नाम जो है दे देते हैं, एक फंक्शन का कंप्यूट इंसुलिन डोज विद सेफ शुगर लेवल। उसकी डिस्क्रिप्शन हम फिर ऐसे कर लेते हैं कि computes the dose of insulin to be delivered when the current measured sugar level is in the safe zone between 3 and 7 units। इनपुट्स क्या होंगी, करंट शुगर रीडिंग जिसको R2 कहते हैं, प्रीवियस टू रीडिंग्स R0 एंड R1। सोर्स क्या होगा, फ्रॉम द सेंसर, और दूसरी जो प्रीवियस रीडिंग्स हैं वो मेमोरी से आएंगी, करंट रीडिंग सेंसर से आएगी। आउटपुट क्या होगा, कंप्यूट डोज यानी डोज इन इंसुलिन टू बी डिलीवर्ड, और वो जाएगी किधर, उसकी डेस्टिनेशन मेन कंट्रोल। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड
रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरल लैंग्वेज में है, लेकिन फील्ड्स डिफाइंड है, उसका नाम, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, इनपुट, सोर्स ऑफ इनपुट्स, आउटपुट, डेस्टिनेशन ऑफ आउटपुट। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन का नाम दिया गया है। तो उसी एग्जांपल में मज़ीद ये एंटिटीज़ भी आ सकती हैं कि एक्शन क्या होगा, कि डोज कैसे कंप्यूट होगी, इज ज़ीरो इफ़ द शुगर लेवल इज स्टेबल और फॉलिंग, और इफ़ द लेवल इज इंक्रीजिंग बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज डिक्रीजिंग। If the level is increasing and rate of increase is increasing, then this comp dose is computed by dividing difference between current sugar previous level by 4 and rounding the result. तो ये एक तरीक़ाकार है, जो भी इसकी रैशनल है वो उनको इंसुलिन रिलेटेड डायबिटीज़ के साथ जिन लोगों का ताल्लुक है वो इसको समझ सकते हैं। तो ये एक्शन सिस्टम परफॉर्म करे और फिर इसके लिए मज़ीद उसको क्या चाहिए, टू प्रीवियस रीडिंग सो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ शुगर लेवल कैन बी कंप्यूटेड। यानी इसी डोज के लिए प्रीवियस रीडिंग भी उसको पता हो, और इसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि इंसुलिन रिजर्वायर के अंदर जो है वो अलाउड मैक्सिमम सिंगल डोज की इंसुलिन मौजूद होनी चाहिए। और पोस्ट कंडीशन क्या है कि यानी इस एक्शन के बाद उसने ये ज़रूर करना है, इसीलिए इस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद कि R0 इज़ रिप्लेस्ड बाय R1 एंड R1 इज़ रिप्लेस्ड बाय R2, यानी जो रीडिंग्स उसने करंटली ली हैं उनको फिर मेमोरी में प्रीवियस 2 रीडिंग्स शिफ्ट हो जाएंगी, साइड इफ़ेक्ट्स में नन। तो ये जो फॉर्म में जो चीज़ें थी वो सारी इस एक रिक्वायरमेंट के बारे में हमने फिल इन कर दी। इसके साथ साथ टेबुलर स्पेसिफिकेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी टेबल्स की फॉर्म में अपना जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स का एक पार्ट बन जाती है, तो उसके लिए हम टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए सप्लीमेंट्री हो जाएगा। मसलन जहाँ पे हमारे पास सेवरल डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं तो उसको हम टेबल की फॉर्म में शो कर लें कि ये केस हो तो फिर ये एक्शन लिया जाए, इस केस में ये एक्शन लिया जाए। जैसे ये हमने एग्जांपल जो डिस्कस किया इंसुलिन पंप की, तो विच बेसिस इट्स कंप्यूटेशन ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो टेबल में हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से इंसुलिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए कंप्यूट की जाएगी। यानी अगर शुगर लेवल की फॉलिंग का रेट किसी स्पेसिफिक रेंज में है तो डोज जो है वो कैसे होना चाहिए, और उसमें डिफरेंस को देखते हुए जितने भी हमारे पास डिफरेंट केसेस बन सकते हैं उनके लिए जो उसका एक्शन है उसको कर दिया जाए। तो वो ये टेबल उसमें उसी जो है वो चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। तो दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की मॉडलिंग की जाती है। तो उसमें काफ़ी सारी डायग्राम्स होती हैं और सीक्वेंस डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स वगैरह। यूज़ केस डायग्राम्स उसकी एक पर्टिकुलर डायग्राम्स हैं जिनमें जो यूज़र्स हैं और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है। तो इसको भी रिक्वायरमेंट्स को भी इस के साथ जो है सप्लीमेंट किया जा सकता है कि जो एक्टर्स हैं
यानी यूज़र जो ह्यूमंस हैं सिस्टम में इन्वॉल्व, उनको स्टिकी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एलिप्सिस से जो है वो उसको इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फिर इनके दरमियान एरोज़ के ज़रिए हम लिंक शो करते हैं कि कौन सा एक्टर किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास यूज़ केस डायग्राम्स बन जाती हैं। जैसे हम मेंट केयर सिस्टम हमारा जो था, तो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड का सिस्टम, उसके लिए यूज़ केसेस हमारे पास ये बन जाती हैं इस किस्म की डायग्राम कि रिसेप्शनिस्ट का इंटरेक्शन क्या है, रजिस्टर अ पेशेंट, एंड दूसरा जो है इंटरेक्शन व्यू पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो रिसेप्शनिस्ट भी देख सकता है, मैनेजर भी देख सकता है। नर्स की इंटरेक्शन सिस्टम के साथ जो है वो रिकॉर्ड को देख सकती है, रिकॉर्ड को एडिट कर सकती है, कंसल्टेशन को सेटअप कर सकती है। और ये सेटअप कंसल्टेशन जो है वो नर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है बल्कि डॉक्टर की इंटरेक्शन है। तो इस तरह जनरेट रिपोर्ट वाली जो इंटरेक्शन है तो डॉक्टर उसको उसके साथ जो है वो रिलेटेड है। तो ये एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को, कि डिफरेंट यूज़र्स का क्या इंटरेक्शन सिस्टम के साथ होना चाहिए। तो हमारे पास जो इन सारी चीज़ों में बाद में जो यानी रिज़ल्ट आएगा वो से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट होगा या SRS डॉक्यूमेंट होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो उसमें चाहे नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं, या यूज़ केस डायग्राम्स भी उनके साथ साथ इंक्लूड करते हैं। तो ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है कि जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द सिस्टम डेवलपर्स ने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, वो सारी चीज़ें फॉर्मली उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होंगी। It should include both a definition of user requirements and a specification of system requirements. तो उसमें समराइज यूज़र रिक्वायरमेंट्स भी होंगी जो कि शॉर्टर वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में उसकी फंक्शनलिटी को डिफाइन करें, और सिस्टम की तरह डिटेल डिस्क्रिप्शन दोनों उसमें होनी चाहिए। लेकिन इसका हम ख्याल करें कि इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। उसमें ये मेंशन ना हो कि सिस्टम ने कैसे जो है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, बल्कि it should be a set of what system should do rather than how it should do it. तो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट शुड बी अ कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसको डिफरेंट किस्म के यूज़र्स जो है वो उसको यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास सिस्टम कस्टमर्स भी हैं। और सिस्टम कस्टमर्स का उसके साथ क्या ताल्लुक है कि दे स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट जो उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं शुरू में, जो जिनके ज़रिए से हमने डिस्कवर की थी, और फिर दे नीड टू रीड देम टू चेक दैट दे मीट देयर नीड्स। फिर कस्टमर दोबारा भी उसको डॉक्यूमेंट को रीड करके फिर वो वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या यही हमारी नीड्स थी जो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। और कस्टमर स्पेसिफाई चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट्स, अगर वो कुछ चेंजेस स्पेसिफाई करते हैं तो प्रोसेस में उसको दोबारा से इंक्लूड किया जाएगा। मैनेजर्स यूज द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट टू प्लान अ बिड फॉर द सिस्टम एंड टू प्लान द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। मैनेजर्स का काम क्या है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट को देखते हुए उसके लिए सिस्टम को डेवलपर्स के अंदर जो है वो उसकी बिडिंग करनी है कि किसको जो है वो ये डेवलप करने के लिए दिया जाए, और इस प्रोसेस को, डेवलपमेंट प्रोसेस को कैसे प्लान किया जाए। तो मैनेजर्स ने भी इसको यूज़ करना है।
सिस्टम इंजीनियर्स का क्या काम है कि वो रिक्वायरमेंट्स को देखकर वो अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या सिस्टम उन्होंने बनाना है, यानी इसी को देख के उन्होंने सिस्टम को डेवलप करना है। और टेस्ट इंजीनियर्स ने क्या करना है कि रिक्वायरमेंट्स को देखकर उन्होंने सिस्टम के लिए वैलिडेशन टेस्ट डेवलप करने हैं कि कैसे हम जो है ना ये चेक कर सकें कि ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई हैं या नहीं, सिस्टम ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। मेंटेनेंस इंजीनियर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं कि use this requirement document to understand system and relationship between its parts। तो मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र्स इसी सेम डॉक्यूमेंट को अपने अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट में इतनी जो है वो डिटेल होनी चाहिए कि वो सारे यूज़र्स स्टेक होल्डर्स उसके साथ जो है वो अपना उनका पर्पज़ फुलफ़िल हो सके। अब रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट एक ही किस्म के तो नहीं होते, अब उसमें जैसे सिस्टम की टाइप्स डिफरेंट हैं और डेवलपमेंट अप्रोचेस डिफरेंट है, इसी तरह रिक्वायरमेंट्स भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिएबल होते हैं। उसमें जैसे एजाइल सिस्टम्स हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अगर फॉर्मल बहुत स्ट्रक्चर्ड ना भी हो फिर भी कुछ ना कुछ तो उन्हें वो यूज़र स्टोरीज और क्विक जो है ना इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी होती हैं, तो उसको भी वो किसी हद तक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेके आते हैं। अल्दो वो कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि उनका कहना ये है एजाइल डेवलपर्स का कि चूँकि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स तेज़ी से चेंज होती रहती हैं, तो जितनी देर में हम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट चंद महीने लगा कर रिक्वायरमेंट्स का बनाएंगे उतनी देर में वो पुराना हो चुका होगा, रिक्वायरमेंट्स शायद बदल जाएं उसकी। तो बात सिस्टम्स के लिए, बिजनेस सिस्टम के लिए ये बात ठीक भी है, तो इसलिए वो इंक्रीमेंटल अप्रोच उनकी ज़्यादा बेहतर होती है कि यूज़र स्टोरीज कलेक्ट करके और रिक्वायरमेंट्स को स्टेजेस के अंदर डिफरेंट राउंड्स के अंदर उनको इम्प्रूव किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन को जल्दी स्टार्ट किया जाए। लेकिन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, लार्ज सिस्टम्स और उनके अंदर फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी होता है, जहाँ पे सेवरल डेवलपर्स जो हैं वो डिफरेंट टीम्स के अंदर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और फिर इंक्रीमेंटली जो है वो जो उनके अंदर डिटेल कम होती है ना, जो एजाइल सिस्टम्स हैं जैसे, और बाकी लार्ज सिस्टम्स के अंदर फुल डिटेल में वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उसके लिए फिर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल IEEE ने रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ था। तो ये एप्लीकेबल कब होते हैं कि लार्ज सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट उनको फिर फॉलो किया जाता है। तो एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसमें यानी जैसे हमारी एक टेक्निकल रिपोर्ट होती है उसमें जो एंटिटीज़ होती हैं, थीसिस होता है उसमें कुछ चीज़ें, इसी तरह रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट का भी एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले प्रीफेस शुड डिफाइन द एक्सपेक्टेड रीडरशिप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स वर्जन हिस्ट्री, कि ये रिक्वायरमेंट्स वर्जन नंबर 1 है, क्योंकि वर्जन इसके चेंज भी होंगे, फाइनल वर्जन से पहले भी कुछ वर्जन आ सकते हैं, और जो चेंजेस इस वर्जन में हर वर्जन में हुई हैं उनकी समरी भी प्रीफेस में इंक्लूड कर ली जाए। इंट्रोडक्शन शुड डिस्क्राइब द नीड ऑफ सिस्टम, briefly describe system functions, explain how it will work with other systems। तो एक इंट्रोडक्शन जैसे किसी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट का होता है, वो उसका एक ओवरव्यू और उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, कैसे वो चीज़ों को इम्प्रूव करेगा और कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स को
फुलफिल करेगा। ग्लॉसरी जो टेक्निकल टर्म्स यूज हुई हैं उनको एक जगह पे लिस्ट कर ले, उसको ग्लॉसरी कहते हैं, क्योंकि कोई भी जो है वो नॉन टेक्निकल बंदा भी उसको यूज़ कर सकता है डॉक्यूमेंट को। यूज़र रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, यानी यूज़र को क्या सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, उसके लिए क्या क्या है, और नॉन फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं जिनका ताल्लुक सिस्टम के जो है कंस्ट्रेंट्स के साथ है, वो भी उसमें डिस्क्राइब की जा सकती हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर को भी इंक्लूड किया जा सकता है कि जिसमें जो एंटीसिपेटेड सिस्टम है, ज़ाहिर सिस्टम तो अभी डेवलपमेंट उसका डिज़ाइन शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक हाई लेवल ओवरव्यू उसका इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इस सेक्शन में फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिटेल के अंदर डिस्क्राइब किया जाएगा। और जो सिस्टम लेवल की जो चीज़ें हैं कि उसके इंटरफेसेस टू अदर सिस्टम्स और डिस्क्रिप्शंस, वो सारी इसमें आ जाएंगी। सिस्टम मॉडल्स, जिसमें ग्राफिकल मॉडल्स और रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स और एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, ये भी इंक्लूड किए जा सकते हैं अगर ज़रूरत हो। ये सारी चीज़ें लाजमी नहीं है कि सब कोई इंक्लूड किया जाए, वो टाइप ऑफ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। सिस्टम एवोल्यूशन के अंदर हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें क्या एंटिसिपेटेड चेंजेस जो हैं वो मज़ीद इन फ्यूचर जो है वो आ सकती हैं, हार्डवेयर में क्या चेंजेस आ सकती हैं, और कैसे इसको जो है ना मज़ीद इवॉल्व किया जाएगा, इसका यूज़ कैसे जो है वो बेहतर या मज़ीद जो है इम्प्रूव किया जाएगा। अपेंडिसेस में क्या, तो जो चीज़ें यानी जो हमने उसमें मेंशन किया उनकी ज़्यादा डिटेल अगर कोई देखना चाहे, उसके लिए अपेंडिसेस में डिटेल्ड और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जा सकती है। और इसी तरह इंडेक्स, डिफरेंट किस्म की इंडेक्सेस भी हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स, ताकि उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई क्विकली रेफ़र करना चाहे, किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहे, उसको किसी कीवर्ड को, तो फिर उसको इंडेक्स के ज़रिए आसानी हो जाए। डायग्राम की इंडेक्स, फंक्शन वगैरह की इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो गोया कि हमने रिक्वायरमेंट्स को फर्स्ट स्टेप में एलिसिट किया, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, एनवायरनमेंट से जाके जहाँ पे हमने उसको वहाँ से रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर किया, उनको ऑर्गेनाइज़ किया, फिर हमने उनको फॉर्मल एक फॉर्मेट की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया। तो इसके बाद रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन आ जाती है, नेक्स्ट लेक्चर हम उसके ऊपर देंगे। तो फिर ये तीनों चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं, इसमें मज़ीद चेंजेस करनी हो साइकिल्स में, और इन द एंड हमारे पास एक फॉर्मल वर्जन, फाइनल वर्जन रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट का आ जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन के बारे में होगा।